नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चनों से डेली रूबरू कराते हैं। साथियों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ माँ भगवती दुर्गा आपके जीवन में नित नए आयामों को स्थापित करें और अगले नवरात्रि आपकी जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। आप कुछ अच्छी जगह पर पहुँचें जहाँ पर आपने पहुँचने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथियों, चलिए इसी के साथ हम आपको थोड़ा याद दिलाते चलें साथियों कि जब जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन दबा दें और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो उसे अंत तक देखें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम अपने हर बार सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करते हैं, तो उसी तरह आज का हमारा मोटिवेशन आपके लिए है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। हाँ साथियों, जिस दिन आपने ऐसा करने के लिए तैयार हो गए, अपने आप को एकचित्त होकर आप उसके लिए तैयार हो गए, तो आपको कामयाबी पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आज आपको पता है 23 अक्टूबर 2023 है। 23/10/23 बहुत अच्छा दिन है आज साथियों। पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है कि अपना चंद्रयान वेब पोर्टल हाल ही में किससे संबंधित है। तो साथियों, ये संबंधित है NCERT से। आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस समय हमारे देश में इन्होंने इसको लॉन्च करवाया है, इस पोर्टल को। इसके माध्यम से होगा क्या, जो बच्चे सेकेंडरी लेवल या अन्य लेवलों के हैं उनके लिए विभिन्न तरह की जो है क्विज प्रतियोगिताएं इस पर होंगी, निबंध लेखन होंगे, इस तरीके के होंगे, ताकि बच्चे जो है चंद्रयान से हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकें। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों से पहले अवेयर होगी। जैसे हम लोग थे, इस पीढ़ी के लोग थे, उन्हें चंद्रयान के बारे में काफ़ी टाइम बाद जानकारी मिल पाई, क्योंकि वो उस चीज़ों से अवेयर नहीं थे, उनके वो मूर्त रूप में नहीं था। लेकिन अगर बच्चे इस तरह की कॉम्पिटिशन्स देंगे, पेंटिंग्स बनाएंगे, कुछ प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उसके ऊपर निबंध लेखन करेंगे, तो ऐसा हमारा और भारत सरकार का यही मानना है कि इससे जो है भारत नई दिशा की ओर जाएगा। बच्चे इन चीज़ों से पहले ही अवेयर होंगे। चलिए साथियों, और मैंने एक वीडियो बनाया था गगनयान के ऊपर, 2 वीडियो मैंने बनाए थे, मैं कमेंट बॉक्स में उनको पिन कर दूंगा। तो उन वीडियो को देख के आप थोड़ी सी अपने आप को मूर्त रूप में ला पाएंगे कि किस तरीके से जो है मिशन छोड़े जाते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है और दूसरे देशों से इस क्षेत्र में भारत किस तरह से प्रतिद्वंदिता में आगे बढ़ रहा है। जो लोग अभी तक भारत को पिछलग्गू या फिसड्डी टाइप मानते थे, वो देश भी भारत की इतनी सस्ती और अच्छी टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं कि भारत ने ऐसा कैसे किया। चलिए इसी के साथ हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का हमने आपके लिए दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न रखा है कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। अच्छा सर, नए राज्यपाल की चर्चा आज क्यों हो रही है? मित्रों, आप जानते हैं इस समय भारत में 5 राज्यों में चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, तो कुछ उठापटक वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इनमें अगर आप नाम देखेंगे तो एक नाम आपके सामने आएगा कि उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। रघुवर दास की चर्चा इसलिए है कि आपको पता होगा कि रघुवर दास जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है उड़ीसा का नया राज्यपाल घोषित किया है। अब ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल बताता है? 153 आर्टिकल बताता है। कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्ति राज्यपाल की जाती है? तो केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति 155वें आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा करवाती है। चलिए साथियों, इसी के साथ अगला प्रश्न हमने आपके लिए 13वां प्रश्न रखा है कि 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है, इसके दूसरे चरण को कहाँ मंजूरी दी है? तो साथियों, इसके दूसरे चरण को मंजूरी दी है लद्दाख में। चर्चा जरूरी है साथियों। आजकल दुनिया तेज़ी से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। ग्रीन एनर्जी जिन बच्चों को नहीं पता है, बहुत ज़्यादातर बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ग्रीन एनर्जी का मतलब है रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी को प्राप्त करना। जिस तरह आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल, कोयला या इस तरह की चीज़ें जो है धरती पर हमारी ज़मीन में सीमित मात्रा में है। अगर मनुष्य इसी तरह इनका दोहन करता रहेगा तो एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएंगी। जब ये नष्ट हो जाएंगी तो उस दिन कैसे हम अपने कार्यों को कर पाएंगे, उसी के लिए उसको विकल्प के तौर पर, वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर हम ग्रीन एनर्जी को लेकर आते हैं। अब चाहे उसमें आप हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें या फिर सोलर एनर्जी की बात करें, इस तरीके की बात करें, तो सबसे आगे सोलर एनर्जी चल रही है। अब लद्दाख को क्यों चुना, तो आप सोच सकते हैं
कि भारत का दुनिया का हर देश ऐसी जगहों को सोलर एनर्जी के लिए चिन्हित कर रहा है जहाँ पर खेती बाड़ी, फसल या अन्य चीज़ों के कार्य नहीं हो सकते हैं। जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं उनको ग्रीन एनर्जी के लिए चुना गया है। साथियों, आपने अभी हाल ही में सुना होगा कई देशों ने तो फ्लोटिंग पैनल्स भी बना दिए। फ्लोटिंग पैनल्स क्या होता है? समुद्र के ऊपर पैनल बना दिए जहाँ पर मछली पालन की संभावना नहीं है, वहाँ पर जो है फ्लोटिंग पैनल बनाकर वहाँ सूर्य के प्रकाश द्वारा एनर्जी को जो है प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। तो भारत ने भी इस कदम में इसी श्रेणी में अपना अगला कदम बढ़ा दिया है। इसी के साथ मित्रों, हमने आपके लिए प्रश्न नंबर 4 रखा है, द रिवर स्विंग कॉलोनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है, किसने ये पुस्तक लिखी है? तो साथियों, ये पुस्तक लिखी है भारत के प्रसिद्ध पत्रकार अशोक टंडन जी ने। अशोक टंडन जी ने इसके बारे में लिखा है। पूरी पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह तो भारत ने ब्रिटिश काल में अपना जीवन जिया, किस तरह औपनिवेशिक काल में भारत पर अत्याचार हुए, और उसके बाद भारत ने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर कैसे नई दिशा में भारत चलता चला जा रहा है, और जो हम पर राज करके गए थे उनको भी हमने धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया, और उन आगे आने वाले समय में अन्य देशों को भी हम पीछे छोड़ेंगे। इसकी पूरी विस्तृत चर्चा अशोक टंडन जी ने इसमें की है। हरदीप सिंह पुरी हमारे जो मंत्री जी हैं, उन्होंने इस पुस्तक का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया है, इसको सबके सामने रखा है। अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, पुष्प उत्सव बथुकम्मा। पुष्प उत्सव बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है या कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सिंपल उत्तर है तेलंगाना। अब ये क्या त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें इस समय मानसून स्टार्ट होता है। ये जो त्यौहार है आपका, ये नवरात्र से 10 दिन पहले स्टार्ट होता है, और इसमें विभिन्न तरह के फूलों को एकत्रित करके महिलाएं जो है तरह तरह के सजावट इस तरीके के कार्य करके इस त्यौहार को मनाती हैं। और आज नौवीं या अष्टमी के दिन इसको जो है अंत किया जाता है, इस प्रोग्राम का समापन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन था। बथुकम्मा से आप लोग याद रखेंगे कि ये बथुकम्मा से आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तमिलनाडु या केरल के प्रोग्राम है, बिल्कुल नहीं है। ये प्रोग्राम जो है तेलंगाना राज्य के, भारत के तेलंगाना राज्य जो है उसका ये जो है प्रोग्राम है। अगला बढ़ते हैं साथियों, हमने प्रश्न नंबर 6 आपके लिए रखा है, UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको चुना गया? UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव क्या होता है साहब? तो UNWTO ने भारत के किस गांव का पर्यटन की सूची में पहला स्थान दिया है? तो साथियों, उस गांव का नाम थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। उस गांव का नाम है धोराडो गांव। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लें। कुल 54 गाँवों को चिन्हित किया गया था, 54 विलेजेस जो थे उनको चिन्हित किया गया था, और इस धोराडो गांव को नंबर 1 भारत का पर्यटन स्थल गांव की सूची में डाला गया है। ये है कहाँ पर साथियों? तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पड़ता है धोराडो गांव। ये आपको एडिशनल रूप से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो साथियों, हर वर्ष सांख्यिकी दिवस जो है मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ये दिवस आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, क्योंकि दिवस पूछे जाते हैं पेपरों में, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो, पेट का हो, या इस तरह के जो एग्जाम है उनमें दिवस अवश्य पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको पहले भी बता रखा है कि आप जो हमारे क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप एक डायरी पर मेंशन कर लीजिए, डायरी पर लिखते चले जाइए, या आप जो नोट्स तैयार कर रहे हैं डेट वाइज आप उस पर दिवस लिखते चले जाइए। जैसे मान लो आप डायरी में लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि डायरी का वही पन्ना चलाएं। 20-15 क्वेश्चन हम लेके आते हैं, एक पेज पर सेट हो जाएंगे, तो ऊपर जो डेट पड़ी होती है, जैसे अब ये 20 तारीख की डेट है, तो 20 तारीख की डेट में आप उसमें ऐड कर दीजिए 20 अक्टूबर के ऊपर लिख दीजिए विश्व सांख्यिकी दिवस। तो आप जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे वो आप शायद उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी क्वेश्चन है, दुनिया के पहले गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? दुनिया के पहले पुरुष, ये देखिएगा, पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का पहला सफल क्लिनिकल ट्रायल कहाँ पर हुआ, परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है साथियों भारत में। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। महिलाओं के लिए तो गर्भ निरोधक की काफ़ी चीज़ें आती थी, लेकिन पहली बार ऐसा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कि जो पुरुषों के लिए क्लिनिकल ट्रायल करके ये बताया गया है कि ये जो इंजेक्शन है पूरी तरीके से सेफ़ है और इसको पुरुष ले सकते हैं और गर्भ निरोधक कार्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के इस दौर में अगर हमको बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी कुरीतियों से लड़ना है, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से लड़ना है,
तो हमें अपनी सबसे पहले जनसंख्या पर ध्यान देना होगा। जिस देश की जनसंख्या सीमित होती है वो उन संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाती है, तालमेल के साथ रह सकते हैं और देश उतना ही आगे बढ़ जाता है। इससे हम विकसित देशों से उसका उदाहरण ले सकते हैं। प्रश्नों की इसी श्रेणी में साथियों हमने आपके लिए अगला प्रश्न रखा है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी चर्चा करूं जनसंख्या के बारे में। साथियों, किसी भी देश के लिए बढ़ती हुई जो जनसंख्या होती है वो हमेशा से अभिशाप रही है, चाहे कोई भी देश हो। जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, उन देशों के लिए समस्या यही रहती है कि किस तरीके से अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बिग क्वेश्चन मार्क लग जाता है किसी देश के लिए कि आप किस तरीके से अपने देश की जो जनसंख्या है, जिस आपके देश के जो लोग हैं, उनमें संसाधनों का बंटवारा कर पाएंगे, किस तरीके से रह पाएंगे। और कई पुरानी सभ्यताएं इसी बढ़ती जनसंख्या के कारण विनाश की तरफ पहुंची हैं, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। तो इनके लिए भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उनके प्रति कार्य कर रही है, लोगों में शिक्षा की भावना पैदा कर रही है, तरह तरह की चीज़ें विकसित कर रही है। गर्भनिरोधक महिलाओं के लिए तो आते ही थे, अब पुरुषों के लिए भी आने स्टार्ट हो गए हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल हो गया ताकि पुरुष भी इस श्रेणी में आगे बढ़ के कदम से कदम मिलाकर देश के साथ चल सकें। प्रश्नों की इसी श्रेणी में हमने 9वां प्रश्न आपके लिए रखा है कि भारतीय सेना ने, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी से संबंधित क्वेश्चन हो, इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से संबंधित क्वेश्चन होगा तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो साहब कहाँ जीता है? भारत ने जीता है यूके में। आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ कैम्ब्रियन नाम आ गया, कैम्ब्रिज कहाँ पर है, इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। ये यूके में भारत ने जीता है। था क्या साहब? आपको पता होगा यूके जो है कई किंगडम से मिलके बना हुआ है। इस पर कभी वीडियो बनाएंगे तो चर्चा करेंगे। फिलहाल हम छोटी चर्चा आपसे कर लेते हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नदर्न आयरलैंड को मिला के जो है यूके बनता है। तो वेल्स में ऊबड़ खाबड़ जगहों के बीच में ये प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हमारे देश की महान सेना, भारत की महान सेना ने स्वर्ण पदक हासिल किया है सन 2023 में। आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रश्नों की इसी सीरीज में हमने आपके लिए 10वां प्रश्न रखा है कि मैग्नसन कार्लसन, अब ये कौन है साहब? ये रूस के नंबर 1 शतरंज प्लेयर हैं। इनको दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त है। मैग्नसन कार्लसन ये जो है रूस के सबसे बड़े प्लेयर हैं शतरंज के। इनको हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो अभी पहले दूसरे की चर्चा हुई थी, लेकिन आपको इनका थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा कि कार्तिकेयन मुरली ने इनको अभी हाल ही में हराया है, इनको मैच में जो है हराया है। तो तीसरे भारतीय जो बने हैं वो कार्तिकेयन मुरली बने हैं, यानी मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? कार्तिकेयन मुरली बने हैं। प्रश्नों की इसी सीरीज में हमने आपके लिए 11वां प्रश्न रखा है, ये भी सेना से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट 15वीं के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ जहाज कौन सा है? तो साथियों उसका नाम है इम्फाल। आपको याद रखना होगा, उसका साथियों नाम इम्फाल है। अब साहब इसमें कुछ टर्म यूज हुए हैं, स्टील्थ, विध्वंसक। देखिए ये क्या है, जहाज जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर और आपके क्या नाम है, जो सेनाएं जो अक्सर युद्धपोत कई तरीके के होते हैं। उनमें एक होता है डिस्ट्रॉयर, जो विध्वंसक जिसको कहते हैं, दुश्मन की सेना को निस्तो नाबूद करने वाला। वो भारत ने इम्फाल जो है तीसरा शामिल किया है। शामिल कैसे किया था? उसका पूरा ट्रायल हो जाता है, इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, किस तरह दुश्मन से लड़ेगा, सारे ट्रायल्स होने के बाद उसको शामिल किया था। स्टील्थ का क्या मतलब है? देखिए साथियों, स्टील्थ का मतलब ये होता है कि ये रेडार से बचने में और मिसाइलों से बचने में सक्षम है। ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास इसमें किया गया है। इस बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे कि जो अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट बनाया है, वो भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, वो दुश्मन को चकमा देने में माहिर होती है, उसी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब क्या है स्टील्थ, इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहेगा तो ज़रूर समझाएंगे हम जो स्टील्थ क्या होता है, और इसमें भी हम काफ़ी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ गए, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्नों की इसी सीरीज में साथियों 12वां प्रश्न हमने आपके लिए रखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? अब ये अभियान चक्र क्या है? सीबीआई ने इस अभियान के तहत बहुत तेज़ी से ही जो छापामारी चालू की है, तो ये सीबीआई से संबंधित है। आपको ध्यान रखना, अभियान चक्र किससे संबंधित है? सीबीआई से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 हमने आपके लिए इसी सीरीज में रखा है कि विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर
सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो साथियों वो किया है सीबीएसई ने किया। सागर से सारांश विकसित किया है सीबीएसई ने। प्रश्नों की इसी सीरीज में 14वां प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि प्रधानमंत्री द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ की गई है? तो साथियों ये प्रारंभ की गई है पंजाब में। ये क्या है ये होप इनिशिएटिव? देखिए, आपने इसके बारे में कई लोगों से सुना भी होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जाना अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। पंजाब के ऊपर एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब। उस फिल्म में दर्शाया गया है किस तरह पंजाब के लोग जो है नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। उससे उसको दूर करने के लिए, उस नशे की जो गिरफ्त में लोग आ रहे हैं या नई पीढ़ी जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसको रोकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। बहुत अच्छी योजना है। द होप इनिशिएटिव का मतलब ही यही है कि पंजाब को किसी तरह से नशे की जो गिरफ्त है उससे बाहर निकालना। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पंजाब के मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह की योजना को जो है लॉन्च करने की कोशिश की है, लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम उम्मीद करते हैं, भारतवर्ष के सभी नागरिक उम्मीद करते हैं कि पंजाब जिस तरह से हमारा समृद्ध पंजाब था, है और उससे भी ज़्यादा समृद्ध बन के आगे रहेगा। ठीक है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा भगवंत मान अभी आम आदमी पार्टी जब जीती थी, पंजाब के मुख्यमंत्री का थोड़ा नाम आप याद कर लेना, भगवंत मान वहाँ के जो है सीएम है। उनकी अच्छी योजना है और पूरा देश इससे लाभान्वित होगा, ये निश्चित है। और कई राज्य इससे जो है प्रेरणा लेंगे। प्रश्नों की इसी कड़ी में साथियों हमने प्रश्न नंबर 15 आपके लिए रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? उसका नाम क्या है? साथियों कल हमने ये प्रश्न रखा था कौन सी है, लेकिन आज हमने आपके लिए रखा है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कल इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, लास्ट सेशन में इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी। तो उस ट्रेन का नाम है नमो भारत। कहाँ से कहाँ तक चलेगी साहब? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ट्रेन जो है गाजियाबाद के साहिबाबाद से मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी। इसका पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है और ये जो है 35 मिनट की दूरी को 12 मिनट में ही पूरा कर देगी। लोगों को काफ़ी समय बचेगा। दूसरी बात ये है कि इस तरह की रैपिड रेल या मेट्रोस चलने से एक ट्रैफिक की समस्या से और निजात मिलती है। दूसरा जो ईंधन का दोहन होता है वो भी हमारा बचता है, लोगों का समय भी बचता है और इस तरीके के कार्य होते हैं। साथियों ये तो हो गए हमारे 15 क्वेश्चन, लेकिन हमने अपने अंतिम सेशन में, लास्ट सेशन में आपसे पूछा था कि मंगोलिया की राजधानी का नाम बताइए। अब साहब मंगोलिया कहाँ है? बच्चे कुछ चर्चा करेंगे सर मंगोलिया कौन सा देश है? तो मंगोलिया से मैं आपको याद दिला दूँ, आपने एक आक्रांता का नाम सुना होगा, चंगेज़ खान। इसका नाम तो सबकी जुबान पे लगभग होगा, चंगेज़ खान। ये जो था मंगोलिया का ही रहने वाला था। सब मंगोलिया है कहाँ पर? तो आप जब एशिया का मैप देखेंगे, भारत के ऊपर चलेंगे तो आपको चीन दिखाई देगा और चीन के ऊपर जाएंगे तो रूस दिखाई देगा और रूस के बीच में एक दीपक के आकार का देश है, दीपक के आकार का देश है, उसका नाम है मंगोलिया। लेकिन बात चलिए मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो साथियों मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलन बटोर। आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने ये एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था अपने सेशन में कि किस देश के खिलाफ नेपाल ने सबसे ज़्यादा रन T20 में बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वह देश मंगोलिया था। इसीलिए क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ की राजधानी का नाम है उलन बटोर। उलन बटोर आपको याद रखना होगा। प्रश्नों की इसी कड़ी में साथियों आज का हम आप काफ़ी सेंसिटिव प्रश्न है, इसका सोच समझकर काफ़ी ढूंढ ढांड के उत्तर दीजिएगा। और जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में, उनको अगले सेशन में उत्तर बता ही देंगे। लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि इजराइल की राजधानी का नाम क्या है? अब आप इस पर चर्चा कीजिएगा, सोचिएगा। उसके बाद कल के सेशन में तो हम उत्तर बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों को इसका उत्तर पता है उसको उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथियों इसी के साथ हम आज का अपना सेशन ख़त्म करते हैं और कल आपके साथ नई ऊर्जा, नए जोश के साथ नए कुछ 15 क्वेश्चनों के साथ लेकर आपसे मिलेंगे। सेशन को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जो भी बच्चे इन 15 क्वेश्चनों को तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल करंट के लिए तैयार रहें कि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, मेरा ऐसा मानना है कि पूछे ही जाएंगे। 15 क्वेश्चन प्रतिदिन तैयार करने का मतलब है आप एक महीने में 450 क्वेश्चनों का डाटा तैयार करते हैं और जो पेपर सेट करने वाला होगा वो भी कहीं ना कहीं
करंट के क्वेश्चन करंट से ही देगा, हिस्ट्री में से नहीं दे देगा और पीछे से नहीं, तो करंट के क्वेश्चन करंट में से, तो करंट यही है साथियों। तो 15 क्वेश्चन हम डेली आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज़ मुझे दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि यही प्यार आप मुझे आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।